जिसे कहते हैं वन ऑफ द बेंचमार्क्स ऑफ आवर जर्नी वाज व्हेन वी गॉट टू प्ले फॉर पंडित रविशंकर जी। आईआईटी जेईई वाली कम्युनिटी में हमारे जो फादर हैं वो बहुत फेमस हैं फिज़िक्स के लिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं शायद कि वो बहुत बड़े संगीत प्रेमी भी हैं और बहुत बड़े एक डिवोटेड फ़ैन है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के, और बहुत पहले से ही। तो अपने कॉलेज के टाइम में वो सितार बजाया करते थे, तो इसलिए हम लोगों को बचपन से एक माहौल मिला। Wherever the music was taking us, we were going because we were following the music। इस तरह से सब लोग सोच रहे हैं कि आपके फादर दुनिया को आईआईटी में भेज रहे हैं, तो आपने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया। तो आई थिंक आई एम वेरी लकी कि इतने बहुत पहले से मुझे पता चल गया था कि मुझे इस तरफ जाना है, तो इसलिए हमने एग्ज़ाम नहीं दिया। 13 साल की उम्र से हम लोग ऑल इंडिया रेडियो में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो हमारी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी ऑल इंडिया रेडियो में, वो 13 साल की उम्र में मैंने दी थी। आप किसी कॉन्सर्ट में जाएंगे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के कॉन्सर्ट में, तो 85% ऑफ व्हाट इज़ बीइंग प्लेड इज़ इम्प्रोवाइज्ड। नमस्कार, मैं हूं सौरभ, आपका होस्ट वीएमसी अनस्क्रिप्टेड में। और आज का एपिसोड होने जा रहा है कुछ डिफरेंट, क्योंकि आज ना तो स्टूडेंट्स हैं, ना टीचर्स हैं, ना फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, ना बायोलॉजी है। आज का एपिसोड जो है वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की ओर है। तो आज हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद हैं लक्ष्य मोहन जी। लक्ष्य मोहन जी ने ना ही सिर्फ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को वर्ल्ड के वेरियस फोरम्स में रिप्रेजेंट किया है, बल्कि बहुत छोटी उम्र से इसको प्रैक्टिस किया है और इनको जीमा द्वारा नॉमिनेट किया गया है बेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए। इन्होंने अपने भाई आयुष के साथ ग्रामी म्यूजियम लॉस एंजलिस में परफॉर्म किया है और अभी ताज महोत्सव से परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो वेलकम लक्ष्य टू दिस एपिसोड। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के मन में है कि आप बिलोंग करते हो एक फैमिली ऑफ आईआईटियंस एंड फैमिली ऑफ एजुकेशनिस्ट जी। तो कैसे ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और सितार आपकी लाइफ में आया? और जैसे मैंने सुना है कि आपने बहुत छोटी उम्र से इसको परस्यू करना स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि बचपन से लेके और अभी तक आपने कैसे कैसे रहा और क्या क्या कैसे आपने इसको एक्सेल किया। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में एक कल्चरल नॉर्म ये नहीं है कि क्लासिकल म्यूज़िक जैसी चीज़ को एक सीरियस लेवल पे किया जाए, और इतना एक्सपोजर आमतौर पे नहीं रहता है यहाँ पे, क्योंकि और बहुत सारे तरह के संगीत जो हैं, म्यूज़िक के जॉनरास जो हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं। तो हम लोगों को, मुझे और मेरे भाई को, आयुष पवन को, हम लोगों को बचपन से ही ये संगीत जो है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सुनने का बहुत एक वी आर वेरी लकी कि हम लोगों को एक्सपोजर मिला है इसको बचपन से ही। जैसे आईआईटी जेईई वाली कम्युनिटी में हमारे जो फादर हैं वो बहुत फेमस हैं फिज़िक्स के लिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं शायद कि वो बहुत बड़े संगीत प्रेमी भी हैं और बहुत बड़े एक डिवोटेड फ़ैन है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के, और बहुत पहले से ही। तो अपने कॉलेज के टाइम में वो सितार बजाया करते थे, तो इसलिए हम लोगों को बचपन से एक माहौल मिला। हम बचपन से ही we were listening to the music of Pandit Ravishankar, Pandit Nikhil Banerjee, Ustad Ali Akbar Khan, Pandit Jasraj, Pandit Bhimsen Joshi, and all the big legends of Indian classical music. तो और बहुत लंबे समय तक we were exposed to it, and we consider ourselves very lucky to be able to have the opportunity to learn and propagate this great कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि हमारे जब इंडिया के बारे में लोग बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी जो परंपराएं हैं, कल्चर के बारे में बात करते हैं, तो कई बार इस बारे में बात नहीं होती है। ये बहुत ही मैं कहूँगा एक हिडन ट्रेजर है इंडिया का, जो इंडिया का क्लासिकल म्यूज़िक। तो आपके सवाल पर वापस आते हुए,
हमारे फादर, जैसे कि मैं आपको बताया, वो बहुत पहले से ही संगीत के बारे में बहुत चर्चा हमारे पास हमेशा होती रही है। तो बचपन से हम लोगों ने सीखा, फिर हम लोगों को बहुत सारे गुरुओं के पास भी गए। हमने बहुत हमें इससे जितना लगाव बढ़ता गया इस म्यूज़िक से, तो हम लोग बहुत सारे गुरुज़ के पास गए। इसके लिए चाहे हमें दिल्ली से बाहर जाके कलकत्ता में रहना पड़ता कभी, तो जहाँ संगीत था वहाँ हम जा रहे थे। wherever the music was taking us, we were going, because we were following the music. तो फिर उसके बाद एक ऐसा जिसे कहते हैं one of the benchmarks of our journey was when we got to play for पंडित रविशंकर जी। तो उनके सामने बजा के बहुत उनका आशीर्वाद मिला, और बहुत बड़ा हमारे लिए एक ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था हमारी जर्नी का। एक उसके बाद से हम लोग, और उसके बाद उन्होंने हमें अपनी फाउंडेशन के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च भी किया। सो वी वर वेरी लकी एंड वी वर वेरी ब्लेस्ड टू हैव हिज ब्लेसिंग्स, Pandit Ravi Shankar ji and his foundation, the Ravi Shankar Foundation. We are very thankful for that. And जैसा कि आपने पूछा कि हमारे नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ही ऑड है, ये इस तरह से सब लोग सोच रहे हैं कि आपके फादर दुनिया को IIT में भेज रहे हैं, तो आपने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया। तो आई थिंक आई एम वेरी लकी कि इतने बहुत पहले से मुझे पता चल गया था कि मुझे इस तरफ जाना है, तो इसलिए हमने एग्ज़ाम नहीं दिया। बिकॉज हमारा उस तरफ का हमारी जर्नी, हमने पहले से ये डायरेक्शन हमें एक मिल गई थी। बिकॉज 13 साल की उम्र से हम लोग ऑल इंडिया रेडियो में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो हमारी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी ऑल इंडिया रेडियो में, वो 13 साल की उम्र में मैंने दी थी। और सीखने किस उम्र से शुरू कर दिया था आपने? 7 साल की उम्र से मैं सितार मैंने सीखना शुरू किया था। और तो इसलिए जब उन सब एग्ज़ाम्स का जब टाइम आया, तो हम लोगों को ऑलरेडी पता था कि हम किस डायरेक्शन में। काफ़ी थोड़ी रेजिस्टेंस आती है सोसाइटी की तरफ से, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, हम लोग घिरे हुए हैं एकेडमिक्स से चारों तरफ से, और नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में भी इतना आर्ट्स का आज मैं कहूँगा थोड़ा सा बेटर है, बट उस टाइम पे जितना हम लोग व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, उस टाइम पे थोड़ा सा इतना पॉपुलैरिटी नहीं थी इस चीज़ की। तो लेकिन आज जब वो सब लोग जब आज हमें मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। तो वी आर ग्लैड कि हम वी स्टक टू आवर डायरेक्शन। तो बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। तो ऐसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि, या मेरे को लगता है सब लोग समझना चाहते होंगे कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है वो बाकी फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक से कैसे डिफरेंट होती है, और कैसे इसमें मतलब कोई बंदा अगर एक्सेल करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो एक, मैं कहूँगा, बहुत ही एक ओरल ट्रेडिशन है। अनलाइक एनी अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक, जहाँ पे यू विल फाइंड स्पेशली जो यूरोपियन क्लासिकल म्यूज़िक, जो जिसको वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक कहते हैं, उसमें आप देखेंगे कि musicians always have notes. They have a booklet, they have notes, and all the great compositions are written down and passed on like that. But हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में ऐसा नहीं होता है। ये दिस इज़ एन ओरल ट्रेडिशन, और इंडियन म्यूज़िक को सीखने का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है जो 1-on-1 जो तालीम, जो एक ट्रेनिंग जो एक गुरु के साथ बैठ के होती है। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं डिग्री के थ्रू या इवन फॉर्मल कोर्सेज के थ्रू, बट इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में थोड़ा लिमिटेशन आ जाती है जब इस तरह से इसको दायरे में बांध दिया जाता है। तो एक लेवल तक आप जा सकते हैं, बट इफ़ यू रियली वांट टू एक्सेल, तो ये गुरु शिष्य परंपरा, इसको हम पहले बोला करते थे, वो उस तरीके से ये करा जाता है। 1-on-1 जो लेसन्स आप लेते हैं गुरु से। तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ मोस्टली सेंटर्ड अराउंड रागास एंड तालास। जो राग हैं वो मेलोडिक पार्ट है इस म्यूज़िक का, और ताल जो है वो एक रिदमिक पार्ट है।
तो अनलाइक वेस्टर्न क्लासिकल जिसमें हारमोनीज और कॉर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे हम लोग माइक्रोटोन्स में हम लोग बात करते हैं, तो श्रुति कहते हैं हिंदी में। जो 7 नोट्स होते हैं म्यूजिक के, उसके अंदर माइक्रो श्रुतिज भी होती हैं। तो जो राग हैं वो they are meant to convey a particular emotion, a particular personality. Every rag has a particular mood which is meant to convey that personality. तो और राग स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे के लिए अलग राग होते हैं, स्पेसिफिक सीजन्स के लिए भी राग होते हैं। तो इस तरह से इंडियन म्यूज़िक जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। और इसमें सबसे बड़ा जो एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इम्प्रोवाइजेशन। आप किसी कॉन्सर्ट में जाएंगे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्सर्ट में, तो 85% ऑफ व्हाट इज बीइंग प्लेड इज इम्प्रोवाइज्ड, मतलब ऑन द स्पॉट ही है, यस, जनरेट होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, क्योंकि एक राग की जो पर्सनालिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं। अनलाइक जैज म्यूजिक जहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन में इतने रूल्स नहीं हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हम लोग एक राग के रूल्स को फॉलो करके उसका पर्पज़ ये होता है कि हमें वो जो म्यूजिक प्रोड्यूस हम कर रहे हैं उसकी एक डायरेक्शन रहे, उसका जो एक मूड और इमोशन उससे निकल रहा है वो एक डायरेक्शन में रहे। इसलिए हमारे म्यूजिक के थ्रू अलग अलग तरह के जो रस और जो इमोशनल मूड्स है वो हम कन्वे कर पाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसे मुझे लग रहा है, जैसे आपकी बातों से, कि ये काफ़ी एग्जॉस्टिव सा है, तो आप कितने घंटे रियाज करते हो दिन में? ये देखिए, दिन में जो बेसिक चोर्स जिसको कहते हैं, एक बेसिक स्लीप, ईट और वो जितने बेसिक नीड्स के अलावा जो टाइम है हम लोग रियाज ही करते हैं। तो ये पूछे कि कितने टाइम रियाज नहीं करते जब आपकी तालीम चल रही है, जब आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं, व्हेन यू आर इन द ट्रेनिंग पीरियड, उस टाइम पे तो बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि बेसिक नीड्स और जो भी टाइम है हम लोग रियाज ही करते हैं, क्योंकि जितना भी करेंगे आप उतना ही कम ही है इसमें। तो मतलब जैसे देखते हैं कि बड़े बड़े जो उस्ताद हैं वो बताते हैं इतने घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे करते हैं, वो रियलिटी में उतना होता है। अब वो जो जिन उस्ताद ने ऐसा बोला होगा उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता, बट हम लोग जो हैं हम लोग ये फॉलो करते हैं मंत्रा की, स्पेशली जब हम लोग उस पीरियड में थे जब व्हेन वी वर ट्रेनिंग। अब हम लोग परफॉर्मेंसेस करते हैं तो दैट टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी भी, लेकिन थोड़ा इसको आप स्पोर्ट्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं। जैसे जब स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं, जब उनका पीरियड होता है, जब वो कोचिंग कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तब वो ज़्यादा इंटेंस उनका रूटीन रहता है। बट जब वो गेम्स खेलने शुरू कर देते हैं, इंटरनेशनल मैचेस में खेलते हैं, तब उनका टाइम उन गेम्स में और मैचेस में और ट्रैवल करने में बहुत जाता है। उसके बावजूद उनको फॉर्म में रहने के लिए दे हैव टू स्टिल कीप इन प्रैक्टिस। तो इसी तरह हम लोग भी आफ्टर वी हैव बिकम परफॉर्मर्स वी स्टिल हैव टू प्रैक्टिस लिटिल बिट। अभी भी हमें थोड़ा शेप में रहने के लिए, फॉर्म में रहने के लिए 3 to 4 hours एन एवरेज अ डे इज रिक्वायर्ड। यस। तो ये मतलब बहुत सूदिंग लगता है। मैंने आपके बहुत सारे कंसर्ट अटेंड भी किए हैं जी। तब भी इंडियंस में देखा जाता है कि क्लासिकल म्यूजिक को थोड़ा सा कम सुनते हैं कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ म्यूजिक। हाँ, देखिए, थोड़ा सा इसे हम लोग क्या एक टर्म यूज़ करते हैं, एक्वायर्ड टेस्ट। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज़ एन एक्वायर्ड टेस्ट। और जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो लोग थोड़ा कभी गलत मतलब निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको सीखने की ज़रूरत है। किसी चीज़ का टेस्ट एक्वायर करने के लिए what it takes is time and love for the art. तो ये एक फ़र्क है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में और बाकी जो जॉनरास इंडिया में सुने जाते हैं। जो पॉपुलर म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक जिसको कहते हैं, उसको सुनने के लिए आपको एक टेस्ट एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो असर है वो इंस्टेंटली आपके दिमाग में होता है और इंस्टेंटली आप उसको फील कर सकते हैं। वो थोड़ा सा फंडामेंटली उसका पर्पज़ यही है। इट इज़ मेंट टू अपील टू द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन which is influenced by primal responses.
तो बट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है, इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल म्यूजिक बाय नेचर. सो इट इज़ अ प्रोसेस. इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट. तो बहुत सारे लोग इस प्रोसेस पे कमिट नहीं कर पाते हैं. they have to stick to it. थोड़ा सा आप सुनेंगे, you will go to concerts, आप Spotify पे सुनेंगे. A good mix of all this is what it takes to acquire that taste. So, और थोड़ी सी अवेयरनेस, ये भी मैं कहना चाहूँगा. थोड़ी सी अवेयरनेस और मतलब रिगार्ड एंड लव फॉर द आर्ट. तो वो जहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप देखेंगे लिसनर्स ज़्यादा होते हैं. तो आप जैसे एक फ्रीलांसर म्यूजिशियन भी हैं. जी हाँ. तो फ्रीलांसर म्यूजिशियन के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और आप उसको कैसे निभाते हैं? हाँ, ये आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे बहुत इसके बारे में चर्चा है. एवरीवेयर यू विल सी रील्स अबाउट लिविंग द लाइफ, यू नो, नॉट वर्किंग 9 to 5. अच्छा लगता है सुनने में बहुत, और है भी अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन हर चीज़ के अपने चैलेंजेस भी होते हैं, और वो चैलेंजेस को इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाया जाता. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं should I say I'm fortunate, should I say I'm very lucky, because I never got to work a traditional job, because 13 साल की उम्र से ही मुझे पता था मेरी जॉब क्या है. तो उसी में मैं लगा हुआ था, और मेरा भाई भी. we have practiced together for so long, and it has been so nice to be able to play duets, जुगलबंदी of सितार and सरोद. तो एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट होता है फ्रीलांसर लाइफ का, वो है कि टू कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल, डिसिप्लिन, बी योर ओन बॉस, जिसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे. वो बोलना आसान है, वो करना आसान नहीं है. अपने आप को बॉस करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज जब कोई बॉस नहीं है तो यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन. बट टू बी एबल टू हैव that consistency in delivering your work, you need to have that discipline. So you have to impose that discipline on yourself. That is one of the biggest challenges of being a freelancer, of being your own boss. तो वो एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जो बहुत लोग इसमें जाने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि क्या इसमें मिसिंग है. तो वो अगर आप कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ी वो इट इज़ अ वेरी नाइस स्किल टू हैव इन लाइफ जनरल, इवन आउटसाइड वर्क. इफ यू कैन डेवलप दैट स्किल, इट विल हेल्प यू इन मेनी वेज. और एक जनरल जो स्टेबिलिटी एक मिलती है लोगों को 9 to 5 वर्क लाइफ में, वो हमेशा नहीं होती है फ्रीलांसर लाइफ में. स्पेशली शुरू में जब आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने आप को, तब वो स्टेबिलिटी नहीं होती है. आज आपके पास काम है, अगले हफ्ते काम नहीं है, उसके बाद बहुत काम है, उसके हफ्ते फिर नहीं है. तो ये जो एक इट्स अ रोलर कोस्टर राइड. इसमें एश्योरेंसेस नहीं है आपके पास. अगर आप इफ़ यू वर्क 9 to 5 कहीं पे, तो यू हैव एन एश्योरेंस कि एक मंथली पे चेक आपके पास आ रहा है. बट व्हेन यू वर्क फॉर योर सेल्फ, तो आपको बहुत और चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है. तो if you can manage that emotional roller coaster ride that comes along with being your own boss, then there's nothing better than being your own boss. तो आप बाई चांस अपने साथ सितार लेके आए हैं आज? क्या मैं लाया हूँ? यस. तो मुझे लगता है कि ऑडियंस और हम सब भी एक छोटा सा पीस ऑफ म्यूजिक सुना जाएंगे सितार का आपका. ज़रूर, इट विल बी अ प्लेजर. तो लेट्स लिसन टू दिस पीस ऑफ म्यूजिक बाय लक्ष्य जी.
तो what a stunning performance it was. Thank you Laksh for playing this piece of music for all of us. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और लोगों तक क्लासिकल म्यूजिक की मिठास को पहुंचाइए. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय.